एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी जो प्रेगनेंसी की जो मेरी जर्नी रही 9 मंथ की, और मेरी जो डिलीवरी जो स्टोरी है वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। हालांकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपनी जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी रही और जो डिलीवरी जो स्टोरी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं, बट वो सही समय मुझे नहीं लग रहा था। और दूसरा, मुझे एक हिचकिचाहट भी होती थी कि मुझे ये जो जर्नी है मेरी प्रेगनेंसी की वो आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि 9 साल पहले की सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना जो एक्सपीरियंस मेरा उस दौरान रहा वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। लेकिन एक थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती थी कि सोशल मीडिया पर मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा बेशक शेयर करो, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उससे वुड बी जो मदर्स हैं उनको भी हेल्प होगी। तो इस वजह से आज मैं ये जो मेरी प्रेगनेंसी की जो पूरी जर्नी रही थी 9 साल पहले और जो मेरी डिलीवरी जो स्टोरी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसका एक कारण और है कि परसों यानी कि 13 अप्रैल को मेरे बेटे का जो है बर्थडे है। जो लोग मुझसे 2 साल से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि परसों मेरे बेटे का बर्थडे है। तो इस वजह से भी इस दौरान क्या होता है, मुझे वो सारी बातें पुरानी याद आती हैं। मेरी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी मुझे याद आ जाती है जब भी अथक का बर्थडे होता है, और जो मेरा डिलीवरी डे था वो भी याद आ जाता है। बहुत खास दिन था मेरे लिए और सभी मदर्स के लिए वो दिन बहुत खास होता है, क्योंकि जो हमारा बेबी है वो हमारी गोद में आता है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम जो है एक नए जीवन को जो है जन्म देते हैं। तो ये दिन तो बहुत खास होता है हम सब के लिए। जब हमारा बेबी हमारे गोद में आता है तो हम पिछली सारी परेशानियां भूल जाते हैं अपने बेबी को देखकर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप सबके साथ मेरी जो जर्नी है प्रेगनेंसी की और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे उस दौरान वो सब आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो सबसे पहले जो है जब हमें पता लगा था कि हमारा जो बेबी है आने वाला है इस दुनिया में, तो सबसे खास दिन तो हमारे लिए वही था कि 7 जुलाई को हमें पता चला था। तो मेरी जो तबीयत है वो 2-3 दिन पहले से ही तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। मेरे जो लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम होने लगी थी। मतलब ऐसा नहीं होता कि सुन्न सा हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा दर्द सा होने लगा था लेफ्ट लेग में मेरे। और फिर मतलब वही जी मिचलाना वगैरह 3-4 दिन पहले से स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे ही हो रहा होगा गर्मी की वजह से, क्योंकि जून जुलाई का जो मौसम होता है उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने सोचा गर्मी की वजह से हो रहा होगा या कोई और रीज़न होगा। फिर 6 जुलाई की रात को जो है मेरा बहुत ज़्यादा जी मिचला रहा था और मुझे थोड़े बहुत चक्कर भी आए थे। फिर मैंने सोचा, मम्मी और मैंने सोचा कि छोले खाए थे क्योंकि मैंने उस दिन, तो मैंने सोचा शायद रात के टाइम में छोले खा लिए उस वजह से मेरी जो है तबीयत खराब हो रही होगी या मुझे घबराहट सी हो रही होगी। तो 6 जुलाई की 12 बजे बाद, यानी कि वो 7 जुलाई हो गया था, तो मुझे ये वॉमिट हुआ और जी मिचला के वॉमिट हुआ। तो उस वक्त तो मैं कुछ, मम्मी ने मुझे इनो वगैरह दे के और फिर मैं सो गई वो लेके। फिर मॉर्निंग में मम्मी को लगा कि शायद कोई और बात है, तो मम्मी ने मुझसे पूछा पीरियड्स तो मिस नहीं हुए कहीं। तो मैंने कहा हाँ मम्मी हुए हैं, और वैसे भी मुझे जो मेरे पीरियड्स हैं वो मिस होके, मतलब मेरी डेट से ऊपर होके ही आते थे। तो हमने सोचा चलो देखते हैं, 2-4 दिन और वेट करते हैं। फिर मम्मी को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा, तो मम्मी ने कहा नहीं, चेक करना बनता है, अपने चेक कर लेते हैं। और ये जो थे वो बाहर थे सिटी से, क्योंकि इनकी जो जॉब थी वो ट्यूरिंग वाली जॉब्स थी। ये ट्रेनिंग मैनेजर थे, तो इनको अदर सिटीज़ में जाकर ट्रेनिंग करना होता था, तो ये थे नहीं। तो फिर हमने चेक किया, और चेक किया तो हमें पता लगा कि रिपोर्ट जो है मेरी पॉजिटिव है। तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई, मतलब अलग सी एक फीलिंग थी वो। तो मैंने सबसे पहले इनको फ़ोन लगाया और इन्हें बताया, और ये उस दौरान बाहर ही थे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इन्हें भी काफ़ी खुशी हुई, बहुत खुश हुए ये। और वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, 7 जुलाई का दिन था वो। फिर इन्होंने घर पे भी फ़ोन करके बताया, क्योंकि मैं तो ससुराल में थी नहीं, मैं अपनी मम्मी के घर पे थी। तो फिर इन्होंने घर पे भी फ़ोन करके सबको गुड न्यूज़ दी। और उसके बाद की जो जर्नी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो शुरू के जो
2 या 3 मंथ्स थे, उसमें तो मुझे काफ़ी परेशानी रहती थी। मतलब वॉमिटिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। जो कुछ भी मैं खाती थी ना, वो खाया नहीं जाता था। ओनली फ्रूट्स ही मैं खा पाती, जैसे रोटी वगैरह जो भी मैं खाती थी, तो वो उसी टाइम वॉमिट मुझे हो जाता था और मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी प्रॉपर तरीके से। फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप फ्रूट्स ज़्यादा लिया करें। अगर आपको रोटी या चावल वगैरह नहीं खाए जा रहे हैं, तो आप फ्रूट्स खाया करें, दूध लिया करें। 2 टाइम दूध ज़रूर लें। जब भी आपकी अगर प्रेगनेंसी चल रही है, तो आप दूध ज़रूर से लें। सुबह और शाम में आप 2 टाइम दूध ज़रूर लें, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन दूध बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको कहूँगी कि दूध ज़रूर लें। और साथ ही एप्पल ज़रूर खाएं। मैं एप्पल लिया करती थी जब अथक होने वाला था, तो एप्पल खाया करती थी। और अचानक से ना मुझे कुछ ना कुछ क्रेविंग स्टार्ट हो जाती थी कि मुझे ये खाना है या मुझे वो खाना है। तो ये भी मुझे बहुत सी चीज़ें ला के दिया करते थे। और अगर मैं मम्मी के घर पे होती थी, तो मेरे पापा और मेरा जो ब्रदर है, वो उसी टाइम जाके लाया करते थे जो भी मुझे इच्छा होती थी उस वक्त, उस दौरान खाने की। बस वो जो क्रेविंग होती थी ना, वो थोड़ी देर के लिए होती थी, जैसे आधा पौने घंटे के लिए रही कि मुझे रसगुल्ला खाना है तो खाना ही है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत क्रेविंग्स होती हैं उस दौरान प्रेगनेंसी के टाइम में। तो मुझे भी हुआ करती थी। और वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है, वो मुझे 3 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा रही, लेकिन उसके बाद 4 मंथ में थोड़ी कम हुई और 5 मंथ्स में बंद हो गई थी लगभग। वैसे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ही वॉमिटिंग होती है, मैं आपको बता दूं, अगर जो वुड बी मदर्स हैं या जो बेबी प्लान करने वाले हैं आगे, तो जो वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो 3 मंथ्स ही रहती है। वैसे सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, लेकिन जनरली 3 मंथ्स रहती है। और कुछ कुछ चीज़ों से ना हमें हो जाती है कि नहीं, हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जैसे किसी चीज़ में से स्मेल आने लगती है, या तो ऑयल में से आने लगती है। मुझे आटे से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी उस दौरान। मतलब आटे को देख के ना मेरा जी मिचलाने लगता था और मुझसे आटे को देखा नहीं जाता था। कच्चा आटा जो होता है ना, उसको जब हम आटे को लगाते हैं, तो ऐसी बहुत सी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। या कभी बैक पेन होता है या कुछ, मुझे बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी। तो 3 मंथ्स में बाद जब मेरी सोनोग्राफी वगैरह हुई, स्टार्टिंग में मेरी डॉक्टर ने सोनोग्राफी नहीं की थी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक। 3rd मंथ में मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई थी। उस दौरान पता चला कि मुझे लो लाइन प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है। तो उस वजह से मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट फिर बेड रेस्ट के लिए बोला कि आपको ज़्यादा मतलब घूमना फिरना नहीं है और आपको बिल्कुल रेस्ट पे रहना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरू के 3 मंथ्स तो मुझे नहीं पता था। मैं एक्टिव भी रहती थी, सारे काम भी करती थी, इवन सब साफ सफाई, बर्तन साफ करना, ये सारे काम मैंने शुरू के 3 या 4 महीने किए। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना है और लो लाइन प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, तो आपको रेस्ट पे रहना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 5th मंथ में डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट ही बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था और कहा था कि अगर आपका रूम ऊपर है तो या तो आप नीचे शिफ्ट हो जाओ, या फिर आप जो भी ऑप्शन आपके पास हो आप सोच सकते हैं। तो फिर नीचे मेरे जो ससुराल है, वहाँ पे कोई रूम खाली नहीं था। तो फिर मैं अपनी मम्मी के घर 5th मंथ से लेकर 9 मंथ तक मैं अपनी मम्मी के घर रही, क्योंकि मम्मी का जो घर है वो बिल्कुल नीचा नीचा था। तो वहाँ पर मैं 5th मंथ से कंप्लीट वहीं रही और कंप्लीट बेड रेस्ट पे रही। और सबने मेरी बहुत केयर की, मम्मी ने स्पेशली, मेरे ब्रदर ने और मेरे पापा ने भी बहुत मेरी केयर की उस दौरान। जो मुझे चाहिए होता था हाथों हाथ मुझे ला के देते थे। और जो मेरे डॉक्टर के पास जो मेरा विजिट होता था, वो 15-15 दिन में मुझे डॉक्टर बुलाया करती थी। मंथ में 2 बार स्टार्टिंग में मुझे जाना होता था, 15 दिन में 1 बार मुझे जाना होता था। लेकिन जब मेरा लास्ट टाइम था, डिलीवरी मेरी होने वाली थी, तो हर वीक मुझे डॉक्टर बुलाया करती थी। और मेरी जो है 3 से 4 सोनोग्राफी हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान। इससे ज़्यादा सोनोग्राफी करवानी भी नहीं चाहिए। और मेरी जो डॉक्टर थी वो बहुत अच्छी थी, गायनो जो मेरी थी डॉक्टर चित्रा शर्मा थी, और वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर की थी और बहुत ही प्यार से मतलब बात करती थी और बहुत प्यार से समझाती थी। प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हुए। जिस दिन अथक हुआ, जिस दिन बेबी हो रहा था,
उस दिन काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि जो है मेरा बीपी हाई रहता है, अभी भी मेरा बीपी हाई रहता है। तो मेरा जो बीपी है काफ़ी हाई हो गया था उस वक्त, और बेबी की यानी कि अथक की जो है हार्ट बीट जो है वो बंद होने लगी थी, और डिलीवरी हो नहीं पा रही थी, और पेन इतने ज़्यादा थे। जब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स हमारा पेन मतलब देखते हैं कि कितने लेवल पर इसका पेन है। तो मेरा हाई लेवल पे पेन था और मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी। मुझे मेरी जो ड्यू डेट थी वो 14 अप्रैल दे रखी थी, और उससे पहले लास्ट टाइम डॉक्टर ने मुझे बोला था पेन स्टार्ट होने तब तो आपको आना ही है, और अदरवाइज आपके पेन नहीं आते तो आप 13 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे आके एडमिट हो जाना। तो मुझे पेन स्टार्टिंग ही हुए, मुझे पेन आए ही नहीं। तो फिर 13 तारीख को डॉक्टर ने डेट दे रखी थी, उस हिसाब से हम 13 तारीख को 10:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए, और उसके बाद ड्रिप वगैरह लगी और मेरे जो है पेन स्टार्ट करवाए गए। उसके बाद जो है 2:30 बजे तक मुझे पेन होते रहे, 10:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, और 12 बजे तक तो मैं वार्ड में ही थी, लेडीज़ वार्ड जो होता है उसमें। उसके बाद मुझे लेबर रूम में लेके जाया गया, और मतलब पेन तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे लेकिन अथक नहीं हो पा रहा था। तो फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है और बेबी की जो हार्ट बीट है वो कम होती जा रही है, तो सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी, सी सेक्शन से डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम रेडी हो सिजेरियन डिलीवरी के लिए। तो मुझे मजबूरन हाँ करना पड़ा, क्योंकि बेबी को प्रॉब्लम हो जाती अगर मैं हाँ नहीं थी। उन्होंने मुझे बता दिया था कि बेबी की हार्ट बीट फिर कम हो रही है तो सिजेरियन करना पड़ेगा, तुम रेडी हो? तो मैंने उनसे बोला जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। उसके बाद बाहर जाके उन्होंने पूछा सबसे, सब लोग एग्री हुए, तब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, और मेरा सी सेक्शन से मेरी जो है डिलीवरी हुई, और 3:16 पे अथक हुआ। अथक मेरी दुनिया में आया, उस दिन मेरी गोद में आया, और उस दौरान मुझे नहीं पता था कि अथक आ चुका है। उसके बाद मुझे 4 बजे के आसपास कोई होश आया होगा। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। पहले मैं सोचा करती थी कि ऑपरेशन जब होता है, सिजेरियन डिलीवरी होती है तो दर्द नहीं होता होगा बाद में। पहले तो देखो सबको ही होता है, थोड़ा बहुत दर्द तो हम सबको सहन करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा। मैंने तो नॉर्मल डिलीवरी वाला दर्द भी सहा, प्लस सी सेक्शन का जो दर्द था वो भी मैंने सहा। लेकिन जब अथक को मैंने देखा तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई, और फिर जब मुझे होश आया ना, होश आते ही मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। क्योंकि आप लोगों को पता है जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसके कहा जाता है ऐसा कि 7 परतें कट करके फिर ऑपरेशन होता है, तो उसमें स्टिचेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस वजह से मुझे उठते ही दर्द स्टार्ट होने लगा, और एक तरीके से मैंने पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लिया था उस दिन, और सब लोग घबरा गए थे कि ये क्या हुआ, अचानक से इतना दर्द कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे किसी को डरा नहीं रही हूँ, ये मैं मेरी जो जर्नी है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और मेरे साथ जो एक और लेडी थी जिनको सेम डे बेबी हुआ था, तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उनको भी हाई बीपी का प्रॉब्लम था, तो उनका मॉर्निंग में ही ऑपरेशन हो गया था और बेबी हो गया था, और उन्हें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा शायद मुझे भी नहीं होगी, इस वजह से मैंने भी डॉक्टर को हामी भर दी सी सेक्शन के लिए। लेकिन बाद में मुझे काफ़ी परेशानी हुई, और लगभग 8 बजे तक मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहा, और 8 बजे के आसपास मैंने फर्स्ट टाइम अथक को अच्छे से देखा। मेरी सिस्टर उसे अपनी गोद में लेके खड़ी थी, मेरी सास भी थी, मेरे मायके से भी सब टोटल लोग थे, मेरे ननिहाल वाले भी थे, मेरे फैमिली तो थी, मम्मी पापा ब्रदर, मेरी सिस्टर, जीजा जी, इलू, सब लोग आ गए थे उस दिन। सिस्टर जयपुर से आ गई थी, सेम डे सुबह पहुंच गई थी वो, और ननिहाल से सब लोग थे, और मेरे ससुराल से भी सब लोग थे, जैसे मेरे सास ससुर, मेरे चाचा ससुर, चाची सास, एक मेरी नंद है कजिन सिस्टर, इनकी वो भी थी। तो सब लोग बहुत जने खड़े थे जब अथक होने वाला था, तो सब लोग खड़े थे उस दौरान। तो मैंने अच्छे से अथक को 8 बजे के आसपास देखा, और जैसे ही सिस्टर ने मुझे गोद में दिया तो उसने मुझे टाइम भी बताया कि देख 8 बज चुके हैं और अब तू अपने बेबी को देख रही है। तो मैंने 8 बजे सबसे पहले
सच्ची मेरे लिए बहुत इमोशनल है ये कि मैंने 8 बजे अथक 3:16 में हुआ था और मैंने उसे रात के 8 बजे अच्छे से देखा था, उसकी शक्ल को अच्छे से देखा था। जब मुझे दर्द हो रहे थे बहुत ज़्यादा, उस दौरान मम्मी ने हल्की सी झलक मुझे दिखाई थी कि देख तुझे लड़का हुआ है, और अथक पिंक कलर की ड्रेस में था। मैंने हल्का सा देखा था, उसकी शक्ल भी मैं नहीं देख पाई थी कि मुझे इतनी तकलीफ़ थी उस दौरान कि मैं उसकी शक्ल भी प्रॉपर नहीं देख पाई थी। फिर 8 बजे मैंने उसकी शक्ल देखी फर्स्ट टाइम, उसे लिया अपने हाथ पे, और जब मैंने उसे अपने हाथ में लिया ना, वो अलग ही एक फीलिंग थी। और सही में उस दौरान मैं अपनी सारी जो मेरी तकलीफ़ थी ना, 9 महीने की जो मेरी जर्नी थी वो, और प्लस जो जिस दिन अटक हुआ और जो तकलीफ़ मुझे, वो सारी तकलीफ़ मैं उस दौरान भूल गई उसे देखकर। तो वो एक बहुत ही अलग और बहुत ही ख़ास मोमेंट होता है हमारी लाइफ़ का। तो ऐसे करके अथक जो है हमारी लाइफ में आया, और वो दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास दिन है। मम्मी, पापा, मेरी फैमिली में सब लोग जब ये खबर सुनी थी तो सब लोग बेहद खुश थे। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी थी, और कुछ लोग बहुत खुश थे तो कुछ खुश नहीं भी थे। लेकिन मेरे और इनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी जब अथक हमारी दुनिया में आया। और 9 मंथ की थोड़ी बहुत जो जर्नी होती है वो और आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि इस दौरान बहुत सी हमें छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रेगनेंसी को आप बीमारी ना समझकर एंजॉय करें, उस टाइम पीरियड को आप एंजॉय करें। आपका जो खाने का मन करता है आप खाइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि खूब ऑयली फूड खाइए या सब कुछ जो आपका जंक फूड है वो खाइए, लेकिन थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में जब भी आपका कुछ मन करे तो आप वो खाइए। अपने हस्बैंड से भी अपनी खातिरदारी कराइए। देखिए, उस दौरान सब लोग जितनी हमारी केयर करते हैं ना, उसके बाद कोई भी हमारी उतनी केयर नहीं करता है। तो आपका जो मन करे आप डिमांड करिए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, वो देखो सबको होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही होती है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे 6th मंथ से जब हमारा वेट गेन ज़्यादा होने लगता है तब हमें थोड़ी बहुत इचिंग की प्रॉब्लम भी होती है। हमारा बेली एरिया होता है, वहाँ पे मुझे इचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे मतलब ट्यूब वगैरह भी दे रखी थी, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो फिर दादी नानी वाले नुस्खे आपको बताती हूँ कि फिर मेरी मम्मी ने नानी से पूछा कि तो बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं रोने लग जाती थी, इतनी ज़्यादा कभी-कभी मुझे इचिंग होती थी। तो फिर नानी ने कहा इसके लिए कच्चा दूध रखा कर, और कच्चा जो दूध है वो इसके बेली एरिया में लगा दिया कर, उससे इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। और सही में सही मानिए, जो कच्चे दूध वाला जो था ना नुस्खा नानी का, वो सच्ची कारगर रहा। उसके बाद मुझे किसी ट्यूब की ज़रूरत नहीं हुई। और बैक में भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कभी-कभी हमें, और मुझे बहुत रहती थी। तो उसके लिए भी आप कोई सी भी ट्यूब लगा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ने जो लिख के दी है, आप वॉलिनी वगैरह जो आती है ना, मुझे वॉलिनी ही लिखी थी डॉक्टर ने, तो मैं वो यूज़ करती थी। और थोड़ी बहुत जो मेडिसिन थी आयरन की होती हैं, इस तरह की अब मुझे याद भी नहीं है कौन-कौन सी मेडिसिन थी। तो और एक दूध में मिक्स करने का जो पाउडर वगैरह होता है वो डॉक्टर ने दे रखा था। तो बस हाँ, ठीक है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप एक्टिव भी रहिए, घर के काम भी आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप वॉकिंग भी करिए इवनिंग टाइम में, सब कर सकते हैं आप। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे सबसे बड़ी बात कि हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, क्योंकि हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 6 मंथ तक आपको कुछ भी वर्कआउट वगैरह नहीं करना है। मुझे बिल्कुल मना कर दिया था मेरी डॉक्टर ने। नीचे बैठना उठना सब बंद हो जाता है, और अभी तक मुझे नीचे बैठने उठने में प्रॉब्लम्स आती हैं, और बैक पेन की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। घुटनों में प्रॉब्लम रहती है जो कि मुझे पिछले 9 सालों से है। उसके बाद तो मुझे डेंगू वगैरह बहुत सी प्रॉब्लम्स और भी हो गई, तो घुटने और भी खराब हो गए। बट हाँ, फिर भी मैं अपने सारे काम खुद से ही करती हूँ। वेट हालांकि कम नहीं हो पाता है, लेकिन काम मैं अपने सारे खुद से ही करती हूँ। और खाने पीने में भी जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल भी ऑयली हम नहीं खा सकते हैं, घी हम नहीं ले सकते हैं, घी बिल्कुल मना होता है। डॉक्टर ने मुझे मना किया था, कुछ दिनों के लिए मना किया था। और क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिच वगैरह होते हैं, ज़्यादा नमक वाला हम खाना नहीं खा सकते,
जो हमारे टाँके होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे बिल्कुल मम्मी बॉइल्ड जो लौकी की सब्ज़ी होती थी वो और रोटी दिया करती थी। ऐसे हल्की-फुल्की हरी जो सब्जियाँ होती हैं वही हमें खानी होती हैं और बिल्कुल पतले-पतले फुल्के खाने होते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें हैवी फूड दिया जाता है जैसे लड्डू वगैरह, वो काफ़ी बाद मेरे शुरू हुए थे। मतलब 1 मंथ के बाद डॉक्टर से हमने पूछा था, तब उन्होंने कहा था 1 मंथ के बाद आप लड्डू वगैरह लेना, शुरू के 1 मंथ तक आप मत लेना। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, ओनली रोटी सब्जी ही मैं लिया करती थी। और बेबी को जैसे फीड वगैरह भी कराना पड़ता है तो वो भी उतना प्रॉपर जो मिल्क है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि हम प्रॉपर खा ही नहीं पाते। जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है डिलीवरी के बाद वो हम लोगों को प्रॉपर सिजेरियन जब डिलीवरी होती है तो नहीं मिल पाती है। जैसे घी वाली जो चीज़ें हो गई, ऐसा माना जाता है कि घी वगैरह खाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें जब हमें प्रॉपर मिलेंगी ही नहीं तो हम बच्चे को प्रॉपर फीड भी नहीं करवा पाते। तो अथक को जो है डब्बे वाला जो दूध था वो भी साथ में डॉक्टर ने कहा था स्टार्ट करवाया था। थोड़ा बहुत मेरा भी देती थी मैं और डब्बे वाला देती थी, उस पर अथक डिपेंड रहता था। तो ये थोड़ी बहुत ये दिक्कत होती है। वेट गेन की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सिजेरियन डिलीवरी के बाद। और मेरा वेट तो इस चक्कर में उसके बाद थोड़ा नॉर्मल वेट था मेरा, लेकिन बाद में अभी 2 साल पहले मेरे पाँव में भी फ्रैक्चर हुआ, फिर दूसरे पाँव में भी हुआ। ऐसे करके जो है मेरा वेट और ज़्यादा गेन हो गया इस दौरान अभी तो फ़िलहाल। हालाँकि हाँ, आप 6 महीने बाद थोड़ा बहुत डॉक्टर की सलाह से वर्कआउट वगैरह भी कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी प्रेगनेंसी की 9 मंथ की जो जर्नी थी मेरी, वो थोड़ी बहुत शेयर कर पाई हूँ। थोड़ी बहुत नहीं भी की हैं कुछ चीज़ें। और जो मेरा डिलीवरी डे था वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।